Assalamu alaikum students. Today we will continue with the rest of the topic which we have discussed yesterday, and that is major health problems in India. So in that I have already discussed with you what are the different health problems in India. Among those different problems we have already discussed about the communicable disease problem. So we will discuss the rest of the problems. So second is non-communicable disease. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज जो मैंने आपको परसों भी बोला कम्युनिकेबल में जो एक जो कंटेजियस होती है विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट होती है फैल जाती है उसको हम कम्युनिकेबल बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज होती है जो जिनमें कोई कॉजेटिव एजेंट नहीं होता और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो फैलती नहीं है, मतलब स्प्रेड नहीं होती है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अकाउंट फॉर 53% ऑफ ऑल डेथ्स। जितनी भी इंडिया में डेथ्स होती है उनमें से 53% डेथ्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है। तो उसमें से सबसे पहले डायबिटीज मेलेटस, जो आपको पता है डायबिटीज को बोलते हैं। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक केसेस इन द वर्ल्ड। और 77 मिलियन पीपल इन इंडिया हैव प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज मीन्स जो डायबिटीज से पहले सिम्टम्स होते हैं, जब ब्लड ग्लूकोज थोड़ा रेज होने लगता है। 77 मिलियन पीपल में प्री डायबिटीज सिम्टम्स देखे गए हैं और इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक केसेस जो देखे जाते हैं वो इंडिया में देखे जाते हैं। नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज कैंसर। कैंसर इंडिया रिपोर्ट्स अबाउट 1 मिलियन न्यू केसेस एवरी ईयर ऑफ द 8 मिलियन कैंसर रिलेटेड डेथ्स इन 2012। तो स्टडीज शो करता है कि इंडिया में 1 मिलियन न्यू केसेस हर साल देखे जाते हैं कैंसर के। तो 2012 में नियरली 8 मिलियन केसेस थे। 7 लाख वायर इन इंडिया, उसमें से 8 मिलियन केसेस में 7 लाख केसेस इंडिया में थे। तो अगर हम देखें तो दे आर अकाउंटिंग टू अबाउट 8% ऑफ वर्ल्ड इज कैंसर पेशेंट। मीन 100% अगर वर्ल्ड में कैंसर पेशेंट देखे जाएंगे तो उनमें से 8% जो केसेस है वो इंडिया में है। Again, in India, 71% deaths between 30 to 69 years are cancer related. इंडिया में जो 30 और 69 years की एज में जो डेथ्स होती है वो 71% डेथ्स जो उनमें से वो यूजुअली कैंसर के रिलेटेड होती है। As against global average of 0.5%, 15 cancers in India are in minors. तो 15% में से कैंसर की इंसिडेंस जो है वो माइनर्स में देखी जाती है, मतलब बच्चों में। The estimated incidence of cases of cancer in the country rose from 1,86,783 in 2013 to 1,117 to 1,11,017 in the 1,11,769 in 2014. The estimated cancer mortality cases in country have also risen from 4,78,185 in 2013 to 4,91,597 in 2000. So you can see the cases of cancer are increasing year by year. Cancer is the second most common cause in India, responsible for maximum mortality with about 0.3 million deaths per year. तो कैंसर सेकंड लार्जेस्ट काज है मोर्टिलिटी जिसकी वजह से होती है कंट्री में। ओरल कैंसर रैंक्स अमंग द टॉप 3 ऑफ ऑल कैंसर्स इन इंडिया। कैंसर्स में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो ओरल कैंसर्स है। 4 in 10 of all cancers in India are oral cancers. Annually, 1,30,000 individuals succumb to oral cancer, approximately 14 deaths per hour. तो देखा गया है कि 1,30,000 इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ओरल कैंसर की वजह से मरते हैं। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली पर आवर के हिसाब से देखेंगे तो 14 डेथ्स हर घंटे में 14 डेथ्स होती है ड्यू टू द ओरल कैंसर। नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। Prevalence of heart failure in India due to coronary heart disease, hypertension, obesity, diabetes, and rheumatic heart disease ranges from anywhere between 1.3 to 4.6 million. तो जो प्रिवलेंस है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की जिसको हम हार्ट डिजीज बोलते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें हाइपरटेंशन आता है जिसमें हाई बीपी आता है, ओबेसिटी आता है, डायबिटीज आता है एंड
रोमेटिक हार्ट डिजीज आता है, तो उसको कम से कम देखा गया 1.3 to 4.6 मिलियन केसेस देखे गए, विद एन एनुअल इंसिडेंस ऑफ 4,91,600 to 1.8 million cases. 2.4 million Indians die due to heart disease every year. तो प्रेवलेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज CHD जिसको हम बोलते हैं इज बिटवीन 7 to 13% इन अर्बन एरियाज एंड 2 to 7% इन रूरल एरियाज। तो ये इंसिडेंस मतलब रूरल एरियाज में कितने केसेस परसेंटेज है और अर्बन एरियाज में कितने, 100 में से अगर हम देखें तो 7 to 13% अर्बन एरियाज में है और 2 to 7 इन रूरल एरियाज। A conservative estimate indicates that there could be 30 million coronary heart disease patients in India, of whom 14 million are in urban areas and 60 million in rural areas. Prevalence of dyslipidemia is about 37.5% among adults of 15 to 64 years of age. तो जो 15 और 64 के बीच में जो लोग इनमें जो डिस्लिपिडीमिया हार्ट डिजीज है तो वो 37.5% उनकी परसेंटेज है। About 25% of deaths in the age group of 25 to 69 years occurs because of heart disease. Heart disease accounts for about 19% of all deaths across all age groups. तो उन हार्ट डिजीज की वजह से 19% डेथ्स होती है डिफरेंट एज ग्रुप्स में। According to WHO, cardiovascular disease which affect the heart and blood vessels, resulting in heart attacks or strokes in extreme cases, accounts for 26% of deaths in India. तो अगर इंडिया में हम देखेंगे तो जो मेजर काजेज है हार्ट डिजीज के, जो इफेक्ट्स होते हैं हार्ट डिजीज की वजह से हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे, तो उसकी इंसिडेंस देखी गई 26% ऑफ डेथ्स इन इंडिया, और वी कैन से 2.5 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड। The direct economic burden of heart disease in India could be $4.5 billion, which could increase to $18 billion if 100% of coronary artery disease patients were aware and received necessary treatment. तो अगर हम हर किसी कार्डियोवैस्कुलर CAD पेशेंट को ट्रीट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी कंट्री का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बढ़ जाएगा। हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले और हर किसी को आइडेंटिफिकेशन ऑफ काज और डिजीज अर्ली टाइम पे हो जाए। सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल बर्डन है। नेक्स्ट इज ब्लाइंडनेस। Of the 37 million blind people globally, about 15 million are in India. तो अगर हम देखेंगे ग्लोबली, अगर हम देखेंगे जो 37 मिलियन ब्लाइंड पीपल है ग्लोबली, उनमें से 15 मिलियन हमारे इंडिया में है। कैटरैक्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इन इंडिया। Though about 35,000 corneas are collected annually nationwide, the annual demand is over 1,50,000। तो इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड का जो हाफ पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में है ब्लाइंडनेस के, उसमें भी कैटरैक्ट ऐसा काज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकते अगर हमें कैटरैक्ट अर्ली सर्जरीज, अर्ली डिटेक्शन हो जाए। तो उसमें अगर देखा जाए तो कॉर्नियाज भी कलेक्ट होते हैं जो लेटर ऑन पे ट्रांसप्लांट होते हैं, लेकिन जितनी डिमांड है उतनी हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एनवायरमेंटल सैनिटेशन। So environmental sanitation problems. Some 400 million people defecate in open and 44% mothers dispose their children's feces in open. तो environmental sanitation problem आपको खुद समझ आएगी कि हमारे आसपास का माहौल जो है उसका हम सैनिटेशन जो है उसकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर सैनिटेशन हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उन सैनिटेशन इनएडिक्वेट होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यूजुअली देखा गया है कि 400 मिलियन पीपल डायरेक्टली डेफिकेट ओपनली डेफिकेट करते हैं खुले में। 44% मदर्स डिस्पोज देयर चिल्ड्रन फी। अगर मदर्स फॉर एग्जाम्पल बच्चों का उनका फीसेस स्टूल वगैरह जो होते हैं सीधे उसको पानी में डालते हैं, या जो उसका डेफिकेशन होता है सीधे पानी के साथ वो मिल जाता है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ ग्लोबल एंड 50% ऑफ इट्स ओन पॉपुलेशन ओपन डेफिकेशन। तो इंडिया में 60% देखा गया कि ओपन डेफिकेशन है। About 48% children in India suffer from some degree of malnutrition. हमारे इंडिया में कम से कम 48% चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको माल न्यूट्रिशन है।
There is an increased female school dropout rate in adolescent age due to lack of toilet facilities. देखा जाता है कि टॉयलेट फैसिलिटीज स्कूल्स में और हमारी कम्युनिटीज में प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं, जिसकी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट स्पेशली गर्ल चाइल्ड के स्कूल ड्रॉप आउट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो वॉश फैसिलिटीज प्रॉपरली यहाँ पे नहीं होती है, तो ऑब्वियसली वो उनके स्कूल मैक्सिमम टाइम्स मिस हो जाते हैं. Only 25% have ड्रिंकिंग वाटर ऑन देयर प्रीमाइस. तो वो सिर्फ 25% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको घर में ही डायरेक्ट ड्रिंकिंग वाटर मिलता है. 67% इंडियन हाउस होल्डर्स डू नॉट ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर थ्रो इट मे बी केमिकली एंड बैक्टीरियली कंटेमिनेटेड. तो देखा गया है कि 67% ऐसे लोग हैं जिनके पास पानी है या पानी का सोर्स अवेलेबल है, लेकिन वो डायरेक्टली उसको यूज़ करते, केमिकल ट्रीटमेंट या बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट उसको नहीं करते. विद द रिजल्ट वो क्या करते, वो कंटेमिनेटेड जो पानी होता है वो पीते हैं. तो फिर मेन प्रॉब्लम इज एनवायरमेंटल सैनिटेशन की वजह से. अब हम बोल सकते हैं कि कौन सी मेन प्रॉब्लम्स है. तो लैक ऑफ सेफ वाटर इन मेनी एरियाज ऑफ द कंट्री के बहुत सारे एरियाज में सेफ वाटर नहीं होता है. प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ एक्सक्रीटर डिस्पोजल. हमारे घरों से जो एक्सक्रीटर निकलता है, गंदगी निकलती है, उसका प्रॉपरली हमने डिस्पोजल नहीं किया होता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है. बिसाइड्स दीज हैव बीन ए ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द impact of new problems resulting from population explosion, urbanization, industrialization, leading to hazards to human health in air, in water and in food chain. तो इसके बगैर भी एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, क्योंकि ग्रोइंग कंसर्न ये है कि न्यू प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ता है, क्योंकि एयर वाटर फूड जो होता है वो चेन डिस्टर्ब होती है, तो अकॉर्डिंगली जो ओवरऑल हेल्थ होता है उस पर ज़्यादा हजार्ड्स होते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स. इंडिया हैज़ ए हेल्थ पॉलिसी नॉट ए हेल्थ सर्विस. इंडिया के पास हेल्थ पॉलिसी, लेकिन जैसी पॉलिसी है वैसी सर्विसेज नहीं है. द नीड बेस्ड सर्विस है प्राइमरीली catered to urban population which houses 32% of national population. जो नीड बेस्ड सर्विस वो ज़्यादा किन को मिलती है, अर्बन पॉपुलेशन को मिलती है, रूरल पॉपुलेशन को ज़्यादा नहीं मिलता है. द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो स्टैंड्स एट 1:1700, लेस देन WHO प्रेस्क्राइब्ड 1:1000. तो 1000 पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1700 2000 पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर जो रेशो नहीं होता है और प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिलती है. Reluctance by doctors to serve rural areas emerges from the feeling of professional isolation and disparity in living conditions. डॉक्टर्स यूजुअली रूरल एरियाज में काम करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से डिस्पैरिटी हो जाती है. There are almost 4 times the medical practitioners in urban than in rural areas as per 1000 पॉपुलेशन. तो ज़्यादा डॉक्टर्स हम देख सकते हैं अर्बन है. जैसे आप सिंपली देख सकते हो हमारे रूरल एरियाज में क्लिनिक्स अवेलेबल नहीं है, नर्सिंग होम्स अवेलेबल. अगर हम सिटी की बात करेंगे तो सिटी में प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, गवर्नमेंट नर्सिंग होम्स सब कुछ अवेलेबल होता है. तो ऑब्वियसली जब नर्सिंग होम्स हॉस्पिटल्स होते हैं तो डॉक्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है. मेडिकल केयर जो है वो रूरल एरियाज में कम होता है, अर्बन में ज़्यादा होता है. तो रूरल एरियाज में ऑब्वियसली फिर जितनी ज़्यादा मेडिकल केयर की फैसिलिटीज कम होगी उतनी ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल केयर प्रॉब्लम में इनएडिकेट फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं होते हैं. ये क्या कहते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स टू अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गांव शहर में फ़र्क होता है, माइग्रेशन टू अर्बन ज़्यादा होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैव बीन एग्रीगेटेड. उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स एग्रीगेट हो जाती है, लाइक क्राउडिंग इन हॉस्पिटल, इनएडिकेट स्टाफिंग हो जाता है, स्कैरसिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड मेडिसिन. ये हेल्थ प्रॉब्लम मेडिकल केयर प्रॉब्लम होती है. डॉक्टर्स प्रॉपरली नहीं होते, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते, कम ज़्यादा मतलब ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होती है हॉस्पिटल्स में, अब स्टाफ ज़्यादा नहीं होता है, ड्रग्स प्रॉपरली और मेडिसिन अवेलेबल नहीं होते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रॉब्लम. तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज अनदर प्रॉब्लम. और फॉर एग्जांपल यूजुअली देयर इज ओवर पॉपुलेशन. जितना हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में एज पर द एरिया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है.
Population problem. India accounts for 17% global population and has 2.5% of the Earth's land area. तो हमें पता है कि इंडिया में कितनी 70% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 17% जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया में है. तो ओवर पॉपुलेशन हैज इट इज share of ill effects including rising unemployment, inappropriate utilization of available manpower, inadequate infrastructure, resource scarcity, drop in production and rising costs and inequitable income distribution resulting in widening. तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे ये मतलब है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन के अपने इफेक्ट्स हैं. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनअप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल जो मैन पावर है उनका इनअप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन होता है, मैन पावर प्रॉपरली यूज नहीं होता है. इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, घर वगैरह ऑफिस में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्स प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, अगर है तो वो कम है. ड्रॉप इन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और राइजिंग उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट राइज हो जाता है. इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग इन वाइडनिंग. तो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, मतलब इनकम इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम हर किसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाइडनिंग हो जाती है, गैप सा बढ़ जाता है इनकम और ये क्या कहते हैं उसके बीच में वो नहीं रहता है, बैलेंस नहीं रहता है. द पॉपुलेशन प्रॉब्लम वन ऑफ द biggest problem the country with its inevitable consequences on all aspects of development. पॉपुलेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका एक बहुत ही असर पड़ता है डेवलपमेंट के हर एक पार्ट पे, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट पे जो मैंने पहले ही बोला, एजुकेशन पे पड़ता है, हाउसिंग पे पड़ता है, हेल्थ केयर पे पड़ता है, सैनिटेशन पे पड़ता है और एनवायरनमेंट पे पड़ता है. तो अब वो जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट पे उसका असर पड़ता है. Next is a nutritional problem. Nutrition means related to diet. So nutritional problem is in India. Undernutrition makes the child susceptible to infection and results in child mortality. अगर हम पहले से स्टार्ट करेंगे बच्चे को अंडर न्यूट्रिशन रहता है, अंडर न्यूट्रिशन रहता है, क्या होता है उसकी वजह से बच्चा जो होता है वो ससेप्टेबल बन जाते हैं, मोर रिस्की बन जाता है, उसको जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. जितने ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं तो उतनी ज़्यादा डेथ रेट्स भी बढ़ती है. दिस अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज इन इंडिया. तो देखा गया है कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स की वजह से 22% बर्डन ऑफ डिजीज बढ़ गया है ड्यू टू न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स. एंड एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो किस पे असर करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे. तो स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन कंट्री, और हमारी कंट्री में अब स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स किसके आगे, किस किस न्यूट्रिशन के अगेंस्ट प्रोग्राम्स है जो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी ज़्यादा देखी. उसमें पहले विटामिन डी डेफिशिएंसी. विटामिन डी डेफिशिएंसी इज द मोस्ट अंडर डायग्नोज एंड अंडर ट्रीटेड डेफिशिएंसी इन वर्ल्ड. जो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो विटामिन डेफिशिएंसी डी की है. तो नियरली 60 to 80% इंडियन पॉपुलेशन इज डिफिशिएंट इन विटामिन डी. 80% हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो विटामिन डी जिनमें डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है. अकॉर्डिंग टू WHO, the daily vitamin D requirement of 600 international units and can be obtained by daily 15 minutes walk in the sunlight and yet it persists. तो देखा गया कि अगर हम WHO का फॉलो करेंगे तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को पर डे 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है, जो पर डे हमें 15 मिनट सनलाइट में अगर हम वॉक करेंगे मिल जाएगी, लेकिन स्टिल ये परसिस्ट हो रही है जबकि हमारे पास ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल है. नेक्स्ट डेफिशिएंसी इज कैल्शियम डेफिशिएंसी. Calcium deficiency and calcium deficiency induced osteoporosis among the elderly are one of the most common causes of bone disease and deformities. So कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, एक तो कैल्शियम डेफिशिएंसी और उसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है बूढ़ों में वो बोन डिजीज और डिफॉर्मिटीज काज करता है. लो कैल्शियम इंटेक प्रोडिस्पोज टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपरपैराथायराइडिज्म. अगर हम कैल्शियम हमारी बॉडी में कैल्शियम की लेवल कम होगी तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बोन डिजीज मतलब बोन जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है और हाइपर पैराथायराइडिज्म हो सकता है. 20% गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 70 ईयर्स इन इंडिया सफर फ्रॉम कैल्शियम डिफिशिएंसी. हमारी कंट्री में 14 से 17 साल की एज में जो लड़कियां हैं उनमें देखा गया है कि उनमें कैल्शियम डिफिशिएंसी है.
Next problem is iodine deficiency disorder, IDD. Of the 321 districts across the state and union territories of India, 260 are endemic is IDD. Means कि हमारी कंट्री में 321 डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया में उनमें से 260 जो है वो एंडेमिक है. दैट मीन्स उनमें सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी है एंड इस प्रेवलेंस इज मोर देन 10% प्रेवलेंस देखी गई है उसकी. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स an estimated 71 million people are reported to be suffering from IDD. तो देखा गया है कि अगर हम नंबर देखेंगे तो 71 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनमें क्या है देखा गया है कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है. Of the 1.5 billion population is globally at the risk of IDD, an estimated 200 million people are in the country and 167 million living in IDD areas. In India, endemic belt of goiter and cretinism mainly lie along the slopes, foothills and plains adjacent to the Himalayas extending 2400 kilometers. तो देखा गया कि इंडिया में जो बैलेट एरिया कौन सा इंडिया में जो एंडेमिक बैलेट है ऑफ गोइटर है और क्रिटिनिज्म वो कौन से एरियाज है जो यूजुअली स्लोप्स पे है, फुटहिल्स पे है, प्लेन्स पे या एडजेसेंट हिमालय के एक्सटेंड विद इन 2400 किलोमीटर्स में वो एरियाज एंडेमिक बेल्ट ऑफ गोइटर है जहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी है. Inhabitants of most coastal areas, however, are relatively free from. जो coastal areas के पास रहते हैं उनमें goiter नहीं, उनमें deficiency iodine deficiency ज़्यादा नहीं है. The overall prevalence of goiter among 6 to 11 years old children is 4%. तो 6 to 11 years में कितनी prevalence है goiter की? 4%. goiter में होते हैं वो जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है गोइटर हम वो गले के नीचे ऐसा बन जाता है ना किसी को वो पहले पहले होता था ग्रोथ सी होती है गले के नीचे जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मांस सा दिखता है उसको हम गोइटर बोलते हैं. No state and union territory are free of IDD in India. About 54 million people are estimated to have goiter. 54 million people में goiter देखा जा रहा है. 2.2 million cretinism and 6.6 million माइल्ड साइकोमोटर हैंडीकैप. तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से साइकोमोटर हैंडीकैपेडनेस होती है, बच्चा कमज़ोर पैदा उसका जहन उतना कमज़ोर स्ट्रांग नहीं होता, IQ कम हो सकता है. Next is protein energy malnutrition (PM). Insufficiency of the so-called food gap. Food gap मतलब जो proper food ना मिले. फूड मिल रहा है लेकिन वो प्रॉपर अमाउंट गुड क्वांटिटी और क्वालिटी का ना मिले. appears to be chief cause of protein energy malnutrition. प्रोटीन एनर्जी नहीं मिल रहा है हमें खाना अगर दे रहे उसमें प्रोटीन और एनर्जी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स में नहीं मिलती. इज ए मेजर हेल्थ प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. बच्चे के पहले साल में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. द प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग एमंग अंडर 5 चिल्ड्रन इज 48%. तो बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ रहती है, कम ग्रोथ रहती है अप टू 5 ईयर. वो देखा गया है कि कम से कम 48% बच्चे ऐसे जो स्टंटेड है. वेस्टिंग 19% वेस्टिंग मीन जिनमें मसल वेस्टेज होती है, मसल डेवलपमेंट नहीं होता है, अंडर वेट होते हैं. तो दीज नंबर्स आर हाई इन मैग्नीट्यूड. ये बहुत ज़्यादा हमारी इंडिया में माल न्यूट्रिशन का, स्टंटिंग का, अंडर वेट का बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड है. स्टंटिंग इज मोर एमंग रूरल चिल्ड्रन दो माल न्यूट्रिशन इज मोर एमंग अर्बन पॉपुलेशन. Incidence of PM in preschool age children is 22%. Prevalence of underweight children increased from 11.9%, which are less than 6 months to 37.5% फ्रॉम 6 to 11 मंथ्स. तो इस तरह से ये जो रेट है ये बच्चों में चेंज हो रही है, अलग अलग मंथ्स में अलग अलग एज में चेंज हो रहा है. लेकिन ओवरऑल हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड है PM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में जिनमें आधों में स्टंटिंग आधों में माल न्यूट्रिशन हो जाता है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल एनीमिया. Nutritional anemia is next problem. So, nutritional anemia, India has probably the highest prevalence of nutritional anemia in women and children. About one half of non-pregnant women and young children are estimated to suffer. The prevalence in India is relatively higher than that of other developing countries. तो क्या देखा गया है जो probably highest prevalence है nutritional anemia बच्चों में भी और mothers में भी. तो about one half of non-pregnant women and young children मतलब हाफ जो हम नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उनका जो हाफ पोर्शन है वो देखा गया है कि वो सफ़र कर रही है फ्रॉम द दिस न्यूट्रिशनल एनीमिया.
इंडिया में जो प्रेवलेंस है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हाई है अदर डेवलपिंग कंट्रीज से, जिसमें हम बोल सकते हैं कि 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो सफ़र कर रही है ड्यू टू न्यूट्रिशनल एनीमिया। 1 in the 2 women in India are anemic। एक दो अगर हम दो फीमेल्स वुमेन्स को लेंगे उनमें से एक जरूर एनीमिक होगी, इंक्लूडिंग 39% ऑफ हैविंग माइल्ड, 15% मॉडरेट एंड 2% सीवियर एनीमिया। तो अबाउट 55% एडोलसेंट गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया इन इंडिया। तो एडोलसेंट गर्ल्स में 100% एडोलसेंट गर्ल में 55% ऐसी एडोलसेंट गर्ल्स जो एनीमिया से सफर कर रही है। तो ये आप यहीं से देख सकते हो कि एनीमिया इज अ वेरी बिग वेरी लार्ज वेरी फेटल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। According to the WHO, the prevalence of anemia in India is 65% to 75%। तो WHO के जो उन्होंने डेटा दिए उनके हिसाब से हमारी इंडिया में 75% एनीमिक पेशेंट एनीमिक हमारी कंट्री में 65 to 75% एनीमिया देखा जा रहा है, चाहे वो अडल्ट गर्ल्स में हो, मदर्स में हो, वुमेन्स में। The National Nutrition Monitoring Bureau, Indian Council for Medical Research and district level household survey suggests prevalence of anemia among preschool children, pregnant and lactating women and adolescent girls as high as 90%। तो एक रिपोर्ट न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो ने भी दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ एनीमिया हमारे इंडिया में प्रेस्कुल चिल्ड्रंस में भी है, प्रेग्नेंट लेडीज में भी है, लैक्टेटिंग वुमेन्स में भी है, एडोलसेंट गर्ल्स में कम से कम 90% ऐसे लोग बच्चे एडोलसेंट गर्ल्स प्रेस्कुल जिनमें एनीमिया देखा जा सकता है। लो बर्थ वेट, तो दूसरी प्रॉब्लम है लो बर्थ वेट। बच्चे जो पैदा होते हैं उनका वेट कम होता है। देर इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज। 30% ऑफ बेबीज बॉर्न आर ऑफ लो वेट एज कम्पेयर टू अबाउट 4% इन सम डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्रीज में सिर्फ 4% ऐसे बच्चे जिनका कम वेट होता है, लेकिन हमारी कंट्री में 30% बच्चे देखा गया, 30% बच्चे 100 में से 30% ऐसे होते हैं जिनका वेट कम होता है। 28% children born in India are low birth weight. Reducing low birth weight is an important indicator towards achieving the goal of health। अगर हमें गोल ऑफ हेल्थ अचीव करना है प्रॉपरली तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर उसका क्या है कि हमें लो बर्थ वेट को कम करना है। Vitamin B complex deficiencies, nearly 80% Indians have vitamin B12 deficiency। तो vitamin B12 की deficiency भी हमारे इंडिया में लगभग 80% लोगों में deficiency है vitamin B12 की, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। जिंक deficiency है, यूजुअली वो हाई लैक्टेटिंग मदर्स में जो बच्चों को दूध देती है, या 50% नॉन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेट वुमेन इन इंडिया हैज जिंक deficiency। ज़ीरोफ्थल्मिया, जिसको न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ज़ीरोफ्थल्मिया मीन जो हमारी न्यूट्रिशन हम जो ले रहे हैं उसमें कमियां होती है, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ज़ीरोफ्थल्मिया होता है। ये एक आई डिजीज है, ठीक है। अबाउट 0.04% ऑफ टोटल ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ज़्यादा जो ब्लाइंडनेसेस होती है वो। कैरेटोमेलेशिया हैज़ बीन द मेजर काज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। बच्चों में देखा गया जो कैरेटोमेलेशिया होता है उसकी वजह से ज़्यादा ब्लाइंडनेसेस होती है। ज़ीरोफ्थल्मिया इज मोस्ट कॉमन अमंग चिल्ड्रन एज्ड 1 to 3 years। तो ये ज़ीरोफ्थल्मिया जो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ये किन बच्चों में देखी जाती है? ज़्यादा बच्चों में होती है जो 1 to 3 years ऑफ एज के होते हैं। An estimated 5.6% children in India suffer from eye signs of visual acuity disorder VAD। तो 5.6% बच्चे ऐसे जिनमें एक्यूटी आंखों के जो एक्यूटी होती है देखने की जो होती है उसमें प्रॉब्लम्स होती है। The overall prevalence of white spots among children aged 1 to 5 years is 0.8%, which is higher than WHO cutoff point of 0.5%। तो 0.5% WHO ने दिए, लेकिन हम प्रिवलेंस दिखा रही है कि वाइट स्पॉट जो बच्चों में एक आंखों की डिजीज है 1 to 5 years ऑफ एज में वो 0.8% है, वो जो WHO के कट ऑफ पॉइंट से भी ज़्यादा है। The overall prevalence of night blindness is about 0.3% and of conjunctival xerosis is 1.8%। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो प्रिवलेंस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा है, तो उनमें कंजक्टिवल xerosis भी है, नाइट ब्लाइंडनेस भी है। Next problem is fluorosis। Fluorosis means fluorine is the abundantly available in nature and about 96% of fluoride in the human body is found in bones and
तो फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरीन जैसे नॉर्मली अवेलेबल है जो वाटर के साथ होता है, हमारी बोन्स में होता है, टीथ में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीन इज ऑफन कॉल्ड ए टू एजेड स्वॉर्ड, मीन्स टू एजेड स्वॉर्ड मीन्स कोई छुरी जिसको दोनों एंड इस पे वो जो नोकीला होगा, यहाँ से भी हम वो हमें हर्ट कर सकता है, यहाँ से मीन्स इसका इनडायरेक्टली ये मतलब है कि कम हो तब भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो तब भी प्रॉब्लम। Prolonged ingestion of fluoride through drinking water in the excess of daily requirement is associated with dental and skeletal fluorosis, while inadequate intake of fluoride in drinking water is associated with dental care। यहाँ पे मैंने लिखा है अगर एक्सेस में होगा तब भी डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, प्रॉब्लम कम हो इनएडिक्वेट हो तो डेंटल केरीज हो सकती है। The World Health Organization has set the upper limit of fluoride concentration in drinking water at 1.5 milligram per liter। पर लीटर में सिर्फ 1.5 मिलीग्राम फ्लोरीन होना चाहिए, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। While the Bureau of Indian Standards had laid down Indian Standards 1.0, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उनके हिसाब से सिर्फ 1.0 मिलीग्राम ही पर लीटर में होनी चाहिए। विद ए फर्दर रिमार्क एज लेसर द बेटर, लेकिन फिर भी बोलते कि कम होगा वो बेटर है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। That is why lesser the better। Fluorosis is an important public health problem in 24 countries, including India। 15 states in India are endemic for fluorosis। तो हमारी कंट्री में 15 स्टेट्स ऐसे जो जिनमें फ्लोरीन की वजह से बहुत प्रॉब्लम, डिफिशियंसी की वजह से या एक्सेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अबाउट 62 मिलियन पीपल इन इंडिया suffer from dental, skeletal and non-skeletal fluorosis, including 6 million children below the age of 14 years। तो हमारी 62 मिलियन पीपल इंडिया में ऐसे जो फ्लोरोसिस की वजह से सफ़र कर रहे, चाहे वो डेंटल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो स्केलेटल हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम या नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस है, उनकी प्रॉब्लम हमारी इंडिया में प्रिवेल हो रही है। So, if we will conclude, we can say that the birth of a strong nation is not possible on a foundation of stars। India is bosses India bosses a sustained rapid economic development and is on the path of becoming an economic superpower in coming future। तो ये कहते हैं कि बर्थ ऑफ एक नेशन तभी स्ट्रांग बनता है जब उसकी फाउंडेशन अच्छी हो। तो हम कच्ची फाउंडेशन पे एक अच्छा नेशन नहीं बना सकते। इवन तो इंडिया चल रहा है टुवर्ड्स द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्यूचर में इंडिया एक सुपर पावर कमिंग फ्यूचर में बन सकता है, इकोनॉमिक सुपर पावर, बट there is a substantial increase in the awareness among the masses regarding importance of good health for growth and development of an individual। लोगों में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए अवेयरनेस लोगों में गुड हेल्थ के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। एंड दस द फैमिली इन द नेशन एज अ होल, तभी जाके एक फैमिली एक नेशन एज अ होल डेवलप हो सकता है। India thus appears to be well poised in tackling the various health issues dogging the nation today। The government and health professionals are obliged to design and implement feasible health plans to tackle health related at a cost acceptable and affordable to the masses and the country। तो इन चार्ट यहाँ पे ये कहना चाहिए कि गवर्नमेंट और हेल्थ प्रोफेशनल्स का एक फ़र्ज़ बनता है वो ऐसे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऐसे फिजिबल प्लान्स करे ताकि वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को टैकल कर सके और ऐसे चीज़ें उस तरह से करे कि लोगों के लिए वो अफोर्डेबल हो, वो अफोर्ड कर सके, उनके लिए वो एक्सेप्टेबल हो। तो द इम्प्लीमेंटेशन शुड बी सच दैट ऑल सिटीजन आर इक्वली बेनिफिट, हर किसी सिटीजन को इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। सच मेजर्स would be pivotal in ensuring health in all for every citizen of the nation। जब हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज देंगे, गुड मेजर्स होंगे, तो क्या होता है उसकी वजह से वो मेजर्स जो उसकी वजह से क्या होता है, एंश्योर होता है हर किसी सिटीजन का हेल्थ हमारे नेशन में, हर किसी सिटीजन का अच्छा हेल्थ रहेगा, अच्छी अफोर्डेबिलिटी रहेगी, तब जाके हमारा नेशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो ओवरऑल आपको ये समझ आया होगा कि मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट आर द डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, जिसमें मैंने आपको बोला कि हमारे इंडिया में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स को ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट किया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो ये जो सारी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर ये आहिस्ता आहिस्ता मेट होगी तो तब जाके हमारा इंडिया जो होगा डिजीज फ्री होगा।
क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज़ है, ये आपस में कोरिलेट है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो गई, अंडर नरिश्ड रह गए, उसको इन्फेक्शंस भी इफेक्ट करेंगी, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी इफेक्ट करेंगी, तो फिर ये चेन ब्रेक नहीं होता है। विद द रिजल्ट क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, तो हमारी कंट्री फिर उस क्या होता है, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा लोगों में। इकोनॉमिक बर्डन जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उस पर कंट्री की डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडे, होप यू हैव अंडरस्टूड। दिस टॉपिक कैन बी रेफर्ड बाय द एफएनपीएस सेकंड ईयर, इट इज इंक्लूडेड इन their syllabus that major health problems in India। और भी अगर जो बाकी जिनको कम्युनिटी का सिलेबस है वो अपने सिलेबस में देख ले कि अगर उनको ये टॉपिक मैच होता है, जिसको मैच होता है, देखें रेफर द सेम। That was all for the today, hope you have understood my topic, thank you so much।